तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अधिक लाभ हेतु पॉली हाउस में कोकोपीट तकनीक से खीरे की खेती पर एक किसान का अनुभव। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित कृषि आधारित मौसम पूर्वानुमान। फूल और फली बनने की अवस्था पर मटर की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। हाईटेक खेती के अंतर्गत हमारे राज्य के बहुत से प्रगतिशील किसान पॉली हाउस में खीरे की खेती करके अच्छा लाभ ले रहे हैं, लेकिन इन्हीं में से एक किसान ऐसे भी हैं जो कि पॉली हाउस के अंदर कोकोपीट तकनीक से खीरे की खेती कर रहे हैं। इस बारे में जानते हैं मध्य प्रदेश करमदी जिला रतलाम के प्रगतिशील किसान भगवती लाल पवार से। यहाँ पर हम लोग पॉली हाउस के अंदर कुकुम्बर खीरा ककड़ी का क्रॉप लगाया है, उसको हम उत्पादन भी ले रहे हैं। और खीरा ककड़ी लगाने का जो हमने जो लगाया है उसकी प्रेरणा हमें महाराष्ट्र के कुछ समृद्ध किसान ने लगाया, उसको देख के हमने भी यहाँ पर नया प्रयोग किया है। हमारे ज़िले में हम लोगों ने 1000 स्क्वायर मीटर का पूरा हमारा एरिया है, उसके अंदर करीब 3000 पौधे लगाए हैं। और इसकी खासियत ये है कि हमने इसको बिना मिट्टी के बैग के अंदर कोकोपीट भरा, उसके बाद इसके अंदर हमने पौधे तैयार करके उसके अंदर लगाए हैं। और लगाने के लिए हमने नीचे एक विडमेट लगा रखी है। ये विडमेट जो इसके ऊपर बैग है और पूरा ये मिट्टी रहित है। इस किसान ने पॉली हाउस के अंदर पॉली बैगों में कोकोपीट भरकर ड्रिप विधि से खीरा की फसल लगाई है, जिसमें कि मिट्टी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया गया। तो ऐसा करने पर इस किसान को क्या क्या लाभ होता है, आइए जानते हैं इसी किसान से। इसके अंदर खरपतवार नहीं होता, मुख्य इसके बेनिफिट ये है। और हमारा जो खाद देने का एक इसमें तरीका होता है, हम खेती में जब देते हैं तो खुले में खाद देते हैं, उसमें भी ड्रिप लग सकती है, लेकिन इसमें लगाने से ये है कि इसमें माइक्रोन्यूट्रंस की जो पूर्ति होती है, कोई सा भी हम खाद दे रहे हैं और वो कम मात्रा में लगता है, वो चीज़ की हमारी एक बचत होती है। बीमारियों के बारे में बात करें तो पॉली हाउस के अंदर रहने की वजह से यहाँ पर बीमारियों का भी अटैक कम होता है। इसमें एक ये है कि मिट्टी जनित जो रोग होते हैं वो नहीं होता। कोकोपीट के अंदर लगाने से इसमें रूट डेवलप भी बहुत अच्छे से होता है। इसके उत्पादन की बात करें तो इसमें हमें एक पौधे से भी 1.5 से 2 किलो वजन का भी यदि हमें फल मिलता है तो मैं 3000 पौधों से लगभग 6000 किलो के लगभग हम लोग उत्पादन ले सकेंगे। बाहर जो खुले में जो मिट्टी में होता है उसकी और इसकी क्वालिटी में बहुत अंतर है। इस के फ्रूट्स को आप देखेंगे तो ही पता चलेगा कि इसकी क्वालिटी मार्केट में हमारा जब माल जाता है मंडी में तो पहले हमारे इस फ्रूट के ऊपर हाथ रखता है कोई भी ग्राहक कि यार मुझे ये चाहिए। तो बेनिफिट तो आज रेट भी इसका अच्छा मिलता है बनिस्बत खेत में जो पौधा तैयार होता है उसके। किसान भाइयों, अभी आपने इस विधि से लगी खीरा की फसल के लाभों के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं कि ये किसान खीरा की फसल से अधिक उपज लेने के लिए खीरा के बीजों की बुआई से लेकर फलों की तुड़ाई तक के प्रबंधनों को किस प्रकार से करते हैं। पहले उसके अंदर नीचे विडमेट बिछाया है। विडमेट लगाने का एक बेनिफिट ये है कि यहाँ पर विड जिसको बोलते हैं अपन खरपतवार नहीं होता है। पहली चीज़ तो ये ना अंदर ज़्यादा अपने को गंदगी मिलेगी और
जो कोकोपीट हमने बैग में दिया है, कोकोपीट करीब लगभग 5 किलो के लगभग होता है। 5 किलो के बैग के अंदर हमने कोकोपीट भर के पौधे से पौधे की जो दूरी होती है, जो ड्रिप के अंदर होल होता है, वो 1.25 फीट के लगभग है। फिर जो जिस जगह में अभी खड़ा हूँ, इस रो की बात करें तो ये 3 फीट का है, जिसके अंदर आसानी से हम लोग घूम फिर सकते हैं। तुड़ाई आसानी से हो सकती है, किसी पौधे को कोई नुकसान ना हो, इस तरह से करने से ये है कि आराम से हम लोग इसकी तोड़ाई वगैरह हो सकती है। और इसके पौधों की रख रखाव की बात करें तो यहाँ पर हम लोग अच्छे से रख रखाव कर सकते हैं। कम पौधों में ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। इसमें माइक्रोन्यूट्रंस हम लोग देते हैं, उसका फलों में जो स्वाद मिलना, उसका कलर मिलना, ये माइक्रोन्यूट्रंस है रासायनिक खादों के द्वारा हम लोग इसको वो कर रहे हैं, लेकिन वो भी बहुत कम मात्रा में लगता है। खेत में यदि हम लोग डालते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हम लोगों को ये खाद डालना पड़ता है। किसान भाइयों, हम जानते हैं कि इसमें पौधों की लंबाई धीरे धीरे बढ़ती जाती है और अधिक उपज के लिए इनको धागा द्वारा चढ़ाना जरूरी होता है। तो खीरा के पौधों को किस तरह से चढ़ाना है, आइए जानते हैं। पौधे की बंधाई के बारे में बात करूँ तो सर, पौधा जब 1 फीट का होता है, उसके बाद हम लोग उसको एक प्लास्टिक की क्लिप होती है, उस क्लिप से उस जो मेन स्टंप होता है उसको उस पे लगाते हैं। उसके बाद उससे धागे को उसके ऊपर लपेट के उस बेल को उसके ऊपर चढ़ाते हैं। उसको चढ़ाने के बाद धीरे धीरे उसको जैसे जैसे पौधा बढ़ता जाता है, पौधे को हम उसको बेल के ऊपर चढ़ाते रहेंगे। चढ़ने से ये है कि बेल झुके नहीं, फोल्ड नहीं हो, ये मेन चीज़ का एक थोड़ा सा ध्यान रखना है। बेल पूरी तरह सीधी चलना चाहिए। ऐसा भी उस पर चढ़ाने में जैसा एक टर्न होगा, उसी तरह से उसको एक ही मोमेंट में जो अपना क्लॉकवाइज जिसको बोलते हैं, क्लॉकवाइज उस बेल को उसके ऊपर चढ़ाना रहेगा, ताकि उसकी बात करें तो वो बेल कहीं से कटे नहीं, कोई फ्रूट अपना उसके अंदर डिस्टर्ब ना हो, अपने फ्रूट का कोई नुकसान नहीं हो। इस तरह से इसको बेल को ऊपर तक हम लोग चढ़ाते हैं। सर, रोग की बात करें तो इस पर ज़्यादा कोई रोग का प्रभाव नहीं होता है, बहुत कम प्रभाव होता है। वो भी हमारी कहीं चूक की वजह से होता है, क्योंकि पॉली हाउस के अंदर पूरी तरह चारों तरफ से कवर्ड होता है। सिर्फ एक डोर होता है जिससे अंदर आना और जाना होता है। उसमें भी हमारे कपड़ों के माध्यम से, जूतों के माध्यम से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो इंसेक्ट अंदर आता ही है। उसके प्रबंधन के लिए भी बहुत कम हल्के से हल्की दवाई का प्रयोग करके भी हम उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, और बहुत कम स्प्रे करना होते हैं। हम जानते हैं कि कोकोपीट के अंदर रोगों की समस्या कम ही आती है, फिर भी यदि रोगों से बचाव के लिए इन्होंने बताया कि इसमें कुछ फंगिसाइड का हम लोग उपयोग करते हैं, जो इसके जड़ों के माध्यम से ही देते हैं। स्प्रे में बहुत कम लगता है, जिसको हम देना पड़ता है। एक समान हाइट में आपको इसके अंदर आपको दिखेगी खीरा। एक इसका ये बेनिफिट भी होता है कि अपने को बहुत अच्छी पूरी फल हर एक पौधे पे आपको एक साइज में मिलेंगे। फल की बात करें तो इस पे फ्रूट भी बहुत अच्छा, हर एक पौधे से एक समान फल हमको मिल सकता है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित कृषि आधारित मौसम पूर्वानुमान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। कृषि एवं मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर एच.एस. कुशवाहा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर इस सप्ताह पंतनगर एवं इससे लगे उत्तराखंड राज्य के ऊधम सिंह नगर एवं नैनीताल जिलों के मैदानी क्षेत्रों तथा इससे लगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली एवं बदायूं जिलों में इस सप्ताह आगे आने वाले 5 से 6 दिनों में इस समय आकाश में अक्सर हल्के से घने बादल छाए रहने, सुबह के समय हल्का कोहरा छाए रहने, दिन के समय धूप खिली रहने के कारण दिन का अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस तथा रात्रि के तापमान में गिरावट होने की संभावना है।
अतः ऐसे अनुमानित मौसम में गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा इन क्षेत्रों में कृषक भाइयों को अपने खेतों में खड़ी फसल में इस समय विभिन्न फलदार वृक्षों, सब्जियों एवं अपने पालतू पशुओं में इस सप्ताह कुछ कार्यक्रमों को अपनाने की सलाह दी जाती है, जो कि इस प्रकार है। पिछले दिनों कोहरा छाए रहने तथा कम तीव्रता की धूप खिलने के कारण इस सप्ताह संभावित शुष्क मौसम के मद्देनजर सलाह दी जाती है कि किसान भाई गेहूं की गांठ बनने तथा बालियां बनने के पूर्व की अवस्था में फसलों में हल्की सिंचाई करें। अच्छी गुणवत्ता का अनाज प्राप्त करने हेतु गेहूं की फसल को खरपतवार मुक्त रखें। बालियां निकलने की पूर्व अवस्था की फसल में नाइट्रोजन की शेष बची मात्रा यदि अभी तक ना दी हो तो इस सप्ताह यूरिया 25 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से दोपहर के समय भुरकाव करें और इसके बाद 24 घंटे के अंदर फसल में हल्की सिंचाई अवश्य करें। बसंतकालीन गन्ने की बुआई हेतु इस सप्ताह मौसम अनुकूल है, अतः जिन किसान भाइयों के खेत अभी खाली हैं, वह इनमें गन्ने की खेती कर सकते हैं। बसंतकालीन गन्ने हेतु उपयुक्त किस्में इस प्रकार से हैं: को पंत 84-211, को 238, को 241, कोसा 96-25-60, कोसा 84-36, कोसा 32-20 तथा मध्यम और देर से पकने वाली किस्में इस प्रकार हैं: को पंत 90-22-3, को पंत 97-2-22, को पंत 96-21-9, कोसा 94-25-7, कोसा 776, कोसा 767 तथा अधिक जल भराव वाले क्षेत्रों हेतु उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं: कोसा 96-26-60 इत्यादि। किसान भाई इन किस्मों में से किसी भी किस्मों का चयन कर बुआई कर सकते हैं। बुआई के समय आवश्यक उर्वरकों का प्रयोग करने हेतु मृदा के नमूने की उचित विधि द्वारा एकत्रित कर मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में भिजवाएं तथा उसी आधार पर आवश्यक उर्वरकों की व्यवस्था करें। पिछले दिनों कोहरा छाए रहने से खेतों में खड़ी चना एवं मसूर की फसलों की अच्छी प्रकार से बढ़वार नहीं हो सकी थी, लेकिन इस सप्ताह संभावित तापमान में वृद्धि एवं शुष्क मौसम के मद्देनजर इन फसलों की अच्छी वृद्धि होने की संभावना है। अतः मौसम को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अपने खेतों में खरपतवारों को न उगने दें, इसके लिए उचित कार्यों को करें। संभावित मौसम में मसूर एवं चने की फसल में माहू कीट नजर आ सकते हैं। इनकी रोकथाम हेतु मेटासिस्टाक 250 मिलीलीटर दवा 250 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ की दर से दोपहर के समय छिड़काव करें। मौसम को देखते हुए नींबू वर्गीय फलदार पेड़ों की अच्छी वृद्धि हेतु सलाह दी जाती है कि किसान भाई 500 ग्राम यूरिया 250 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति एकड़ की दर से पेड़ों के नजदीक थाले बनाकर डालें एवं बागों को खरपतवार मुक्त रखें। तापमान में संभावित वृद्धि के कारण आम, अमरूद तथा लीची के छोटे पौधे जो कि नए लगाए गए हों, उनके आसपास घास फूस की टटिया बांध दें। प्याज की तैयार नर्सरी की रोपाई इस सप्ताह भी कर सकते हैं। इस सप्ताह दिन के समय धूप खिली रहने के कारण दिन के तापमान में हल्की वृद्धि एवं रात्रि में ठंड का प्रकोप अभी बने रहने की संभावना है। अतः तापमान के मद्देनजर पशुपालकों को सलाह दी जाती है कि वे सभी प्रकार के पशुओं को इस सप्ताह भी रात्रि के समय अंदर बांधना जारी रखें एवं दिन के समय पशुओं को खुले में बांध सकते हैं। इस सप्ताह कुट-कुट आवासों के पर्दे अभी गिराकर रखें, लेकिन दिन के समय पर्दे उठाकर रखें, जिससे चूजा घरों में उचित वायु संचार एवं अनुकूल तापमान नियंत्रित रह सके। तो किसान भाइयों, ये था इस सप्ताह का मौसम का मिजाज। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। फूल और फली बनने की अवस्था पर मटर की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर।
प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने सब्जी हेतु हरी मटर के लिए देर से फसल लगाई है, उनकी फसल में इस समय फूल और फलियां बन रही हैं। अतः वो इस फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए कौन कौन से जरूरी कार्यों को अमल में लाएं, इस विषय पर जानकारी हेतु हमारे संवाददाता ने संपर्क किया चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के एक विशेष किसान भाइयों, आज मैं आपको फल तथा फूल की अवस्था पर आ रही मटर के प्रबंधन के बारे में बताएंगे। जैसा कि किसान भाई इस बात से जागरूक हैं कि ये सब्जी की मटर विशेष रूप से सब्जियों में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ठंड के मौसम में इस फसल का विशेष रूप से उत्पादन ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर इसे समय पर हम बुवाई करते हैं, इसका फसल प्रबंधन करते हैं, तो निश्चित रूप से इसका उत्पादन पर असर पड़ता है। जैसा कि फसल प्रबंधन में सबसे पहले बात आती है खरपतवार नियंत्रण की। किसान भाइयों, मटर की फसल को खरपतवार मुक्त रखना चाहिए। इससे जो खरपतवार हैं, अगर हमारी आ जाते हैं या उग जाते हैं तो वो हमारी मुख्य फसल से प्रतिस्पर्धा करते हैं, पोषक तत्वों का ग्रहण करके फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे हमारी उत्पादकता प्रभावित होती है। इस प्रकार से ये आवश्यक हो जाता है कि हम फसल को खरपतवार मुक्त रखें, जिससे उत्पादन अच्छा मिले। किसान भाइयों, फूल की अवस्था पर आने से पहले मटर को खरपतवार मुक्त करने के लिए, वो चाहे सकरी पत्ती वाले खरपतवार हों अथवा चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हों, इनको खुरपी की सहायता से खेत से निकाल देना चाहिए। इसी समय खेत में जो हल्की गुड़ाई हो जाती है, इससे फसलों का विकास अच्छा होता है। किसान भाइयों, अब बात आती है उर्वरक प्रबंधन एवं फसल सुरक्षा की। तो जैसा कि हम जो इसके मुख्य उर्वरक तत्व होते हैं, उनको बुआई से पहले ही, चूँकि कम नत्रजन चाहने वाली फसल है, इसको बुआई से पूर्व ही हम सभी पोषक तत्वों को NPK आदि जो रासायनिक उर्वरक हम देते हैं, उनको बुआई से पहले ही हम खेत में दे चुके होते हैं। अतः बाद में ऐसी अवस्था पर अगर हमारी फसल में पीलापन अथवा पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं हो रही है, तो 2% यूरिया के घोल का छिड़काव अवश्य कर देना चाहिए। खेत में नमी अवश्य होनी चाहिए। ऐसी दशा में अगर हम छिड़काव करते हैं तो उसका बहुत अच्छा प्रभाव फसल पर पड़ता है। जहाँ तक फसल सुरक्षा की बात है, तो इसमें प्रमुख रूप से जो कीट लगता है वो फली छेदक कीट लगता है। मटर की फसल इस समय पुष्पन और फलियां बनने की अवस्था पर है और इस अवस्था में फसल में फली छेदक कीट, जिसे फली खाने वाला इल्ली के नाम से जाना जाता है, उसका प्रकोप काफी देखने में आता है। ये इल्ली जब फली में दाने पड़ने लगते हैं तो दानों को खाकर नष्ट कर देती है, जिससे मटर की पैदावार में काफी कमी हो जाती है। तो कैसे बचाएं इस कीट से अपनी मटर की फसल को? अगर समय पर हम किसी भी कीटनाशी जैसे रोगोर की 1.5 मिलीलीटर की मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से अगर हम फली बनने की अवस्था पर छिड़काव करते हैं, तो निश्चित रूप से इससे बचा जा सकता है। तो किसान भाइयों, अगर इस प्रकार से हम समय पर फसल की देख रेख करेंगे, उसका प्रबंधन अच्छी तरह से करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें 80 से 100 कुंतल प्रति हेक्टेयर की दर से उपज प्राप्त होगी तथा बाजार मूल्य भी अच्छा मिलेगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है, उसे पूछा है एटा के कृषक लखीम चंद ने। यह जेरेनियम की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो लखीम चंद जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो औषधि और सघन पौधों की बात करने जा रहे हैं। तो आज जो हम बात करेंगे वो महत्वपूर्ण सघन पौधे की बात करेंगे, जिसका नाम है जिरेनियम। जिरेनियम का घर की शोभा बढ़ाने के लिए गमले में उगाकर बेचने का काम बहुत से किसान पहले से ही कर रहे हैं। क्योंकि इसका फूल आकर्षक होता है, इसलिए इन्हें गमले से अधिक लाभ मिलता है।
परंतु जीरेनियम की कुछ प्रजातियों की खेती तेल उत्पादन के लिए भी की जाती है और केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौधा संस्थान लखनऊ इसकी खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ इसकी खेती के लिए जरूरी आदानों को भी उपलब्ध करवा रहा है। जीरेनियम जो पौधा है ये एक सुगंधित पौधा है जिसका तेल का इस्तेमाल जो सौंदर्य प्रसाधन है, साबुन है और जो परफ्यूम्स वगैरह में किया जाता है। हिंदुस्तान में इस पौधे की जो पैदावार है बहुत ही कम है और हम लगभग 98% 98% अपने देश की रिक्वायरमेंट का बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं। और इसमें दो तरह की प्रजातियां पाई जाती है, एक बुल्गेरियन, एक तो जीरेनियम आपका इजिप्ट टाइप का है, दूसरा बोरबोन का है। और जो बोरबोन टाइप जीरेनियम है उसमें जीरेनियोल और सिट्रनियोल दो कंटेंट पाए जाते हैं जो कि अच्छी किस्म के माने जाते हैं। और जो बोरबोन टाइप जीरेनियम है उसकी हम बात करेंगे तो ये पौधा जो है इसको सीमैप ने डेवलप किया है, विकसित किया है भारत में। और इसको पहले जो पालनी हिल्स में इंट्रोड्यूस किया गया था साउथ इंडिया में और उत्तर भारत में पिछले 1.5 दशक में इसकी खेती की शुरुआत हुई है। और जो बोरबोन टाइप जीरेनियम है उसकी एक प्रजाति सिमपवन हमारे संस्थान ने सीमैप ने विकसित की है। इस पौधे की जो खेती है वो सर्दी के समय पे की जाती है। इस पौधे की जो रुपाई है या प्रवर्धन है वो कटिंग के द्वारा किया जाता है। कटिंग बनाने के लिए बरसात के मौसम में लगभग 800 से 1000 पौधों को बचा लिया जाता है। जब बरसात खत्म हो जाती है उसके बाद में जब रात का टेम्परेचर ठंडा होने लगता है उस समय पे जो पौधा है इसको फील्ड में लगा दिया जाता है तथा दिसंबर तक इसको फील्ड में रखा जाता है और लगभग 1000 पौधों से 1 हेक्टेयर का मटेरियल तैयार हो जाता है। इसमें जो कि 6 से 8 इंच की कटिंग हो जिसमें 2 या 3 आंख है उससे इस पौधे को आगे बढ़ाया जाता है। पौधे का जो समय है खेती का वो 15 जनवरी से लेके 15 मई तक का समय है। लगभग 4 महीने की खेती इसकी होती है। खाद लगाने के लिए आपको लगभग 80 से 100 किलोग्राम नत्रजन और 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 से 60 किलोग्राम पोटास की मात्रा पौधे के लिए देनी है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। जो फास्फोरस और पोटास की मात्रा है वो आप 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस, 50 से 60 किलोग्राम पोटास खेत में बुआई से पहले या आप कह सकते हैं कि रुपाई से पहले खेत को अच्छी तरह जोत के अंतिम जुताई के समय उसमें लगा दीजिए। अगर आपके पास गोबर की खाद है तो लगभग 1 हेक्टेयर के लिए 8 से 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद आप खेत में जुताई से पहले मिला दें। अगर गोबर की खाद के अलावा आपके पास वर्मिंग कंपोस्ट है तो लगभग 3 से 4 टन वर्मिंग कंपोस्ट आप खेत में जुताई से पहले मिला दें तो वो खेत के लिए अच्छा रहता है, पौधे की बढ़वार के लिए बहुत अच्छा रहता है। और 1 हेक्टेयर में लगभग 40,000 पौधे इसके लगते हैं। आप कह सकते हैं प्रति एकड़ 16,000 पौधे इसमें लगते हैं। पहले आप पौधों की कटिंग्स गमले में किसी स्थान पे किसी क्यारी में या आप पॉलीथीन बैग्स में तैयार कर सकते हैं। उसके बाद खेत में इसको स्थानांतरित कर सकते हैं। और नत्रजन की जो मात्रा है वो 2 या 3 हिस्सों में 20-20, 25-25 दिन के बाद 3 हिस्सों में बांट के उसको अप्लाई करते हैं। अगर आप पौधे को खेत में लगा देते हैं, रुपाई कर देते हैं तो रुपाई करने के बाद तुरंत हल्का पानी लगा दीजिए। हल्का पानी लगाने के बाद में पौधा जब जड़ पकड़ने लगता है तो उसके 20-25 दिन बाद थोड़ा हल्के खरपतवार निकलना शुरू होते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप 20-25 दिन बाद पहली खरपतवार नियंत्रण कर ले, पौधे से खरपतवार खेत से खरपतवार को निकाल दे तो पौधे को अच्छी बढ़वार मिलती है। उसके बाद में जो नत्रजन की पहली मात्रा है वो खेत में आप छिड़काव कर दीजिए। खेत में छिड़काव करने से पहले या बाद में हल्का पानी लगाए ताकि नत्रजन पौधे की जड़ों तक पहुंच जाए। और उसके बाद में आप दूसरी खरपतवार के लिए या निराई गुड़ाई लगभग 2 महीने बाद करिए जिस समय पौधा बढ़वार के लिए अच्छा होता है उस समय आप दूसरी नत्रजन की मात्रा डाल दीजिए। इसी प्रकार से आप हल्का पानी हर 15-20 दिन पे जब पौधे को आपको लगता है जरूरत है, पौधा थोड़ा सा हल्का मुरझाने लगे तो आप उसमें दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप 6 से 7 पानी इस पौधे में फरवरी से लेकर मई तक देते हैं और 3 बार नत्रजन की मात्रा देते हैं। इस प्रकार से पौधा लगभग 100 से 110, 120 दिन पे अलग अलग जलवायु के हिसाब से तैयार हो जाता है। और 1 हेक्टेयर में लगभग 25 किलो तेल इसका निकलता है जो कि बड़ी अच्छी उसकी डिमांड है। बाजार में बहुत अच्छा उसका भाव है जो कि 5 से 6 हजार रुपए किलो आराम से बिक रहा है। और अगर आप देखें इसका कि अगर आपको 1 हेक्टेयर में 25 किलो तेल मिलता है जो आपका 6,000 रुपए के हिसाब से जाता है तो आप कह सकते हैं कि 1 लाख रुपए से ज्यादा आपका खेत तेल की कीमत हो जाती है। इसमें अगर आप
खर्चा निकाल दे, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 30, 35, 40 हजार रुपये भी अगर आप खर्चा निकालते हैं तो भी आपको प्रति हेक्टेयर 4 महीने में 60 से 70 हजार रुपये की बचत हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा पौधा है, हमारा हिंदुस्तान में इसका इम्पोर्ट हो रहा है। तो मेरे किसान भाइयों से अनुरोध है कि इसकी ज्यादा जानकारी के लिए सीमैप लखनऊ में संपर्क करें। हमारे संस्थान ने इसकी उन्नत खेती की तकनीक विकसित की है, उन्नत पौध सामग्री हमारे पास उपलब्ध है और इस पौधे को आप बढ़ा के और इस पौधे को आप खेती करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। मात्र 4 महीने की फसल है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। देरी से बोई गई चने की फसल में क्षति पहुंचाने वाले कीट और रोगों का नियंत्रण। मुर्गियों में इकोलाई बीमारी की पहचान के लक्षण, कारक और निदान। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।